जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। ग्राम सचिव यानी ग्राम विकास अधिकारी VDO परीक्षा के लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था वह दूर हो चुका है कि आपकी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इस पेपर को हम कैसे हल करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि पहला टिप्स है, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर सही समय पर पहुंचे। कई बार हम लेट पहुंचते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स का अभाव होता है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो फिर हम घबरा जाते हैं और पूरे एग्जाम का रेपो बिगड़ जाता है। तो पहला टिप क्या है, सही समय पर सेंटर पर पहुंच जाना। घबराहट भी होगी, नर्वसनेस भी होगी, आपको लग रहा होगा कि कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, अपनी जो तैयारी है वो उस अपेक्षा जो आपने उम्मीद की उसके अनुरूप नहीं हो पा रही है। यह सब सामान्य बात है, हर कैंडिडेट के साथ अभी ये हो रहा है, तो इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लें। आप जिस भी भगवान को माने, अपने इष्ट का स्मरण जरूर करें। ये मैं अंधविश्वास के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूं। ये क्या होता है, आपके अंदर की जो अवचेतन मन को थोड़ा सा मजबूत करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करता है कि कोई ना कोई हमारे साथ है। तो जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएं, आप बैठें, आप अपने इष्ट का स्मरण कर लेवें, तो धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अब आपको पहले कॉपी दी जाएगी OMR शीट। तो OMR शीट की जितनी भी एंट्रीज है ना, उनको ध्यान से करें। जल्दबाजी में क्या होता है, रोल नंबर का डिजिट इधर का उधर हो जाता है, डिजिट क्या भर रहे हैं और सर्किल कौन सा हम भर रहे हैं, दोनों में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो हमारा पूरा पेपर देने का मूड ही खराब हो जाता है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पेपर मिलने पर जो निर्देश होते हैं ना, आप उन निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। हो सकता है आपके लिए नई बात हो, जैसे अभी एक नई जो कंफ्यूजन होता है आपका दूर हो ही चुका है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और भी कोई बात उसमें हो सकती है, क्योंकि ये जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है ना, ये तो प्रारंभिक पेपर है, अभी मेन पेपर बाद में है ना। तो हो सकता है आपके काम की कोई बात निकल करके आ जाए, कोई नई बात आ जाए। एक और कारण है साइकोलॉजिकली कि आप जब पेपर के जो डायरेक्शंस पढ़ते हैं ना, तो आप जो आगे का पेपर देने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, आपके अंदर के जो तनाव है वह रिलैक्स हो जाता है। तो इस हिसाब से भी उन डायरेक्शंस को, भले आपको कॉन्फिडेंस है कि हमको सब पता है, फिर भी पढ़ लेना चाहिए। अब पेपर आप हल करना शुरू करेंगे तो कोई भी प्रश्न पढ़े ना, तो उसके ऑप्शन को ऐसे हाथ से ढक दे, केवल प्रश्न पढ़े। अब प्रश्न पढ़ने पर आपके दिमाग में, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है कभी, तो कोई ना कोई उसका आंसर क्लिक होगा। फिर आप हाथ हटाकर चारों ऑप्शन में ढूंढिए, आपको क्या होगा, अगर जो आपके दिमाग में क्लिक हुआ वो ऑप्शन उन चारों ऑप्शन में है, फिर तो आपको कहीं भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको हल कर लीजिए। हल करने में आपको एक चीज जरूर बता रहा हूं, जैसे जैसे आप प्रश्न को हल करते जाएं, उससे कंसर्निंग, उससे संबंधित सर्किल को OMR शीट में भरते भी जाएं। कई स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि नहीं, पहले तो हम पूरा पेपर हल करेंगे, पेपर में ही सही ऑप्शन पर टिक करेंगे और बाद में एक साथ सर्किल भरेंगे। उसमें क्या होता है, आखिरी समय में समय का पता ही नहीं लगता है, बहुत कम समय रहता है, और उस समय आपको लगता है कि अब हमारा पेपर कंप्लीट हुआ और अब हम सर्किल भरते हैं। और ऐसे में घबराहट में एक भी सर्किल ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी सीरीज का सत्यानाश हो जाता है। कैसे, मान लो 7वें नंबर का प्रश्न का आपने ऑप्शन में सर्किल भरा 8वां, तो 8वें के लिए भरोगे 9वें नंबर का, 9वें क्वेश्चन का भरोगे 10वें नंबर का, तो पूरा ठेठ से ठेठ तक बिगड़ जाएगा। फिर उसमें करेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत गई पानी में। तो इस चीज को आप शुरू से ही ध्यान रखिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, हर क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़े ना, तुरंत कूदना पड़े उसको हल करने के लिए, आंखें बंद कर लीजिए, 2-3 सेकंड का पॉज ले लीजिए, ताकि आप थोड़े से एक रिलैक्स हो जाए। उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, यह सोचने समझने का आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। नहीं तो आपाधापी में, जल्दबाजी में आते हुए भी आप सही गलत कराएंगे, और फिर बाद में बाहर निकल के जब आपका कंफ्यूजन दूर होगा, फिर आप सोचेंगे कि अरे ये मैंने क्या कर डाला। ठीक है, तो देख लीजिए आप। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, आपके हाथ में पेपर आया, पहला प्रश्न पढ़ा, आपको उत्तर नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़ा, उसका भी नहीं आ रहा है, आ जाते हैं तुरंत डिप्रेशन में। अरे 2, 3, 4, 15, 17, 18, 20 क्वेश्चन तक भी अगर आपको एक भी नहीं आ रहा हो,
तो भी कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। होता क्या, आप तो हर क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसके ऑप्शन पढ़ते जाइए, आ रहा है उसको हल करें, नहीं आ रहा है आगे बढ़ते जाए। मोबाइल में आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप एक पे काम कर रहे हैं, एक ऐप पे, और बाकी सारे ऐप प्रोसेस होते रहते हैं। तो हमारा मस्तिष्क है ना, अद्भुत क्षमताओं का धनी है ये। और अवचेतन मन की शक्ति तो आप जानते हैं। तो जब आप दूसरे क्वेश्चन आगे कंसिक्वेंटली पढ़ते जा रहे हैं, तो जो पीछे के आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं ना, वो आपके ब्रेन में प्रोसेस हो रहे हैं। तो जब आप सेकंड राउंड में वापस से उन क्वेश्चन को हल करने आएंगे ना, तब तक आपके ब्रेन में से जिन प्रश्न के उत्तर पहले राउंड में आपको नहीं आ रहे हैं, वो दूसरे राउंड में अपने आप निकल के आएंगे। आप देखिएगा, ये बात सही रहेगी। लेकिन अगर आपने हौसला खो दिया तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आपको बिल्कुल स्माइलिंग मोड में रहना है, मुस्कुराते रहना है। देखिए अभी मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, ऐसे। और कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो इससे पॉजिटिवनेस से आपका परीक्षा के समय का काफी तनाव दूर हो जाते हैं। और सामान्य तौर पर जो प्रश्न ऐसे ही गलत होने वाले होते हैं, जो आपका आ रहे होते हैं, वो सही हो जाते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए कि अगर आप परीक्षा के प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तनाव, स्ट्रेस, तो पता है क्या होगा, कई प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो कई प्रश्न ऐसे भी होंगे, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन हो कि आपको आ रहे हैं, आते हुए भी आप गलत कराएंगे। इस चीज से आपको बचना है। कैसे? अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करके। अब यहां पर एक और चीज आप देख लीजिए कि स्पीड शुरू से ही मेंटेन करनी है। होता क्या है, हम शुरू में तो बहुत आराम से अपने क्वेश्चन हल करते हैं, और फिर बाद में जैसे 1-आध घंटा बचता है, फिर हम एकदम से स्पीडली करने लगते हैं। और उस समय फिर जल्दबाजी में वही आते हुए गलत करना, जो एक सबसे कॉमन गलती दोहराते हैं स्टूडेंट्स। और आप देखते हैं कि जो मेरिट की जो कट ऑफ होती है ना, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ स्टैंड करते हैं। तो 1-आध नंबर भी कम ज्यादा होने से आपका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब आपके जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, मैथ्स वाला पोर्शन है, ये जो है ना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो इनको पढ़ते ही हल करने की जरूरत नहीं। आपको इजी वे में लग रहा है कि मेरे से हल हो जाएंगे तो कर लीजिए। और अगर नहीं हो रहे तो इनको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड यानी लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इनको हल करने में कुछ टाइम ज्यादा लगता है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे सही कूट का चयन करिए, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन क्या समय ज्यादा लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैथ्स में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही हल करना शुरू कर देते हैं। अरे अगर आपने मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ लिया और साथ में ऑप्शन पढ़ लिया और ऑप्शन को चेक करेंगे, तो उस तरीके से ही आपके गणित के आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऑप्शन चेक करने से ही सही हो जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन या उस टफ लेवल पर जाने की और टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स में सवाल को हल करने से पहले आप उसके ऑप्शन को जरूर ऑप्शन में से ही चेक करके हल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए काफी फायदेमंद टिप्स रहेगी। प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा है। आजकल क्या है, निम्न में से कौन सा नहीं है, और हम नहीं तो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो इस वजह से भी हम आते हुए प्रश्न को गलत कराते हैं। फिर एक और तरीका क्या है प्रश्न को हल करने का, वह तरीका है निगेटिव अप्रोच से हल करना। 4 ऑप्शन पढ़े, आपको लगेगा कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, उसको अलग करते जाइए। इस तरह से आखिरी में आपके पास क्या रहेंगे, 2 ऑप्शन रह जाएंगे जहां थोड़ा 19-20 आपको नेक टू नेक थोड़ा सा लगेगा। तो उसमें आप अंदाज का या थोड़ा सा अपने ब्रेन के पुराना जो आपकी याद है उसका सहारा ले सकते हैं। सही कूट का चयन करना, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो 1-2 भी अगर उसमें मैच हो रहे हैं ना, तो बाकी उस ऑप्शन में आप आराम से देख करके देख लेंगे कि कौन सा सही है। यही इस तरह की बात जो आती है, सुमेलित करने में आती है, कालानुक्रम में आती है। अब यहाँ पर कोई भी ये जो सही कूट का चयन करना है, सुमेलित करना है, या कालानुक्रम की कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, इनमें से आप एक सिरा पकड़ने की कोशिश करिए। यानी जो आपके सामने ऑप्शंस है ना, उनमें से किसी 1 या 2 के बारे में भी आइडिया हो जाएगा, तो बाकी सीक्वेंस आप जमा लेंगे और बाकी के आप है ना सही हल कर ही लेंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑप्शन होते हैं ना, तो ऑप्शन किस तरह से होते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 4। कई बार क्या होता है 1, 2, 3 और 4, तो 1 और 4 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शन दूसरा यहां पर है 1, 2, या फिर 1 और 2 यहां पर है,
इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ऑप्शन 2 को 3 समझ बैठे और 3 को 2 समझ बैठे और आपने अपने हिसाब से तो सही करा है पर OMR शीट में गलत सर्किल को भर के आ जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन जो होता है ना, उसकी लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक रोग होता है, उसका नाम हिंदी में उपदंश है, जो बहुत कम को पता होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको सिफिलिस कहते हैं, जो ज्यादा चर्चित नाम है। तो इस तरह की, खैर आपका तो साइंस है ही नहीं, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि ऐसे कंफ्यूजन में हिंदी या इंग्लिश में से इंग्लिश वर्जन मान्य होता है। तो आप जहां कंफ्यूजन हो तो आप उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। एक और टिप दे रहा हूं जो शायद कभी कभी काम आ जाए, कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अनुच्छेद और राष्ट्रपति जी और राज्यपाल के अनुच्छेद, इनमें नॉर्मली 89 अनुच्छेद का अंतर होता है। यानी आपको अगर प्रधानमंत्री की याद है तो आपको CM के भी याद रह जाएंगे, और राष्ट्रपति जी के पता है तो राज्यपाल जी के भी पता हो जाएंगे। अब सबसे अहम बिंदु जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी में इस प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। अब माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हल करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। तो अब कैसे हल करें, है ना। अब 100 ही 100, यहां पर आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी। अब आपको क्या करना है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि आपने प्रश्न पढ़ा और उसके बाद ऑप्शन पढ़े। अब ऑप्शन पढ़ते ही जिस ऑप्शन पर आपके अंदर से आवाज आए, ठीक है ना, अंदर से आपको जो क्लिक हो ऑप्शन, तो वो बिल्कुल सही होता है। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तो वो तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए, अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर ध्यान से सुनिए। सामान्य तौर पर ये जो टिप्स बता रहा हूं ना, ये सामान्य तौर पर है, इसमें अपवाद हो सकते हैं, 100% सही हो ऐसा जरूर नहीं। तो सामान्य तौर पर जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है उसके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। याद रखिए, ये टिप्स उन क्वेश्चन के लिए है जिनके उत्तर आपको नहीं आते हैं और जिनको आप अंदाज से हल कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ना तो एक भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से। जो आपको आ रहे हैं तो देम श्योर आपको वही करने हैं। जहां नहीं आ रहे हैं वहां की बात बता रहा हूं मैं। जिस प्रश्न के ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होती है ना, उस ऑप्शन के भी सही होने के चांस कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होते हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि जब कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तो कथन के बाद आप क्योंकि लगा करके कारण पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर इतना भी आपको नहीं हो पा रहा है तो आप याद रखिए कि उसका जो ऑप्शन होता है एक, कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, यह वाला ऑप्शन सही होता ही होता है। और सामान्य तौर पर यह पहला ऑप्शन होता है। यहां पर एक और चीज देख लीजिए, उपरोक्त सभी सही है, इस ऑप्शन के सही होने की भी संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि क्वेश्चन के अलग अलग सेट होते हैं। तो सामान्य तौर पर क्या होना चाहिए कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथे में लिखा था उपरोक्त सभी सही है। लेकिन जब कंप्यूटर से क्वेश्चन अलग अलग पेपर की जो सीरीज बनती है, अलग अलग क्वेश्चन की सीरीज बनती है, हो सकता है पहला ऑप्शन आ जावे कुछ और दूसरा आ जावे और तीसरे में आ जावे उपरोक्त सभी सही है और चौथा फिर कोई ऑप्शन आवे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपरोक्त सभी सही इन पहले और दूसरे के लिए है क्या? नहीं, वह सभी के लिए होता है। कई बार तो हास्यास्पद स्थिति आ जाएगी कि पहले ऑप्शन के बाद ही दूसरा आ जाए उपरोक्त सभी सही है, या पहला ही आ जाए उपरोक्त सभी सही है, तो वो सभी ऑप्शन के लिए होता है। तो उस प्रश्न में आप उस पर रिस्क आराम से ले सकते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए कि सिंपल सी एक जो बात है ना कि ये सब चीजें होगी, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन बाकी रह गए जिनको आप अंदाज से हल करना चाह रहे हैं और जिनके लिए आपके पास किसी तरह की कोई टिप्स काम में नहीं आ रही। फिर आप क्या करेंगे? तो जो एजुकेशनल रिसर्च है, जो सर्वे के जो रिजल्ट निकल के आए हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर का सबसे ज्यादा डेंसिटी या फोकस रहता है ना, वह ऑप्शन बी पर होती है या फिर सी पर होती है। तो बी और सी दोनों के चांस बराबर है। तो आप रिस्क कैसे लेंगे कि आप देख लीजिए कि अब आपको जो हल हो सकते हैं सही सही कर लिए, जिनमें आपको टिप्स का उपयोग करना है कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए हैं जो आपको छोड़ना तो है ही नहीं और उसमें सिर्फ तुक्के लगाना है, और सारे जो टिप्स वाले तुक्के आप लगा चुके हो। तो इन बचे हुए क्वेश्चन में सभी में या तो बी भरिए या सभी में सी भरिए। अब यहां पर यह गलती मत करिएगा कि कुछ में बी भर दी ना कुछ में सी भर दी।
है ना। तो अगर आप सभी में बी भरते हैं या सभी में सी भरते हैं तो इनके सही होने के चांस जिनमें आप ये रिस्क ले रहे हैं वो आपकी बहुत कारगर टिप्स रहेगी। 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके बैठे बिठाए सही हो जाएंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी पेपर बनेगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन या मतलब बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अंतिम समय में उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज है, आपको बता दूं कि आपके जो उत्तर है ना वो आपके उन 4 ऑप्शन में से ही है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने जीवन में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा तो आपका अवचेतन मन, अगर आप कॉन्फिडेंट होके गए तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपका जरूर मदद करेगा। और आखिरी में एक बात और, पेपर अगर टफ हो तो घबराने का नहीं। क्यों? अगर पेपर जितना टफ होगा ना कट ऑफ उतनी ही लो जाएगी। आपको पुनः सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।